मैं संतोष तिवारी। इस समय देखा जा रहा है कि भदोही जनपद में पांच पीसीएस ऑफिसर चयनित हुए हैं, जो वास्तव में भदोही जनपद के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ पर अभी तक तो भदोही के लोग कालीन के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं अपनी प्रतिभा से एक अलग पहचान स्थापित कर रहे हैं और प्रदेश में देश में अपने को लोहा मनवा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज हम एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कि वास्तव में जो अभी तक पर्दे के पीछे रहा करते थे, अपनी तैयारियों को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी समाज सेवा को लेकर के जाने जाते थे, और लेकिन आज इनका जो है पीसीएस में चयन हुआ है और डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं। तो हमारे साथ धीरेन्द्र यादव जी हैं, जो भदोही जनपद के मोड़ के निवासी हैं। आइए हम धीरेन्द्र यादव जी से ही उनसे मिलते हैं कि वास्तव में इस सफलता के पीछे क्या करना चाहेंगे। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। क्या कहेंगे धीरेन्द्र जी? मेरे परिवार के लोग इससे बहुत खुशी हैं और मेरे दोस्त जो आए हुए हैं, मेरे गुरुजन जो आए हुए हैं, उनकी खुशी को देख के लग रहा है कि मैंने कुछ सही काम किया है। नहीं, आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, तो इसके पीछे आप किसको अपना इसमें अहम रोल मान रहे हैं? इसमें मैं अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों का बहुत अहम योगदान मानता हूँ। उसमें मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और दूसरे नंबर के भैया हैं जो अभी टीचर हैं, उनका योगदान बहुत अहम रहा। और सबसे मेरे करीबी जो मित्र जैसे रहे मेरे भैया जो अभी जेई हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा था जब तक वो जॉब में नहीं थे, और हमें आगे कैसे क्या करना है पूरी प्लानिंग मैंने अपने उन्हीं सूर्यप्रकाश यादव जी से सीखी है। जी, विद्यालय में टीचिंग करते रहे, लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने टीचिंग किया, और उनके जो भी बेटे हुए, आप चारों भाई कहीं न कहीं व्यवस्थित जगह पे हैं, तो यह माने एक बड़ा संदेश है कहा जाए। तो इसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया कि आपके पिता की आय कम थी और फिर आप लोग फिर अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए बढ़िया मुकाम हासिल किया, और आप एकदम सुपर मुकाम हासिल कर लिया, इसके क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। मेरे पिताजी का बस एक ही वाक्य मेरे दिमाग में हमेशा कौरता था कि किया हुआ परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। तो वो दूसरों को बच्चों को इसीलिए पढ़ाते थे कि उनको लगता था कि उनके बच्चे कहीं न कहीं से पढ़ लेंगे। निस्वार्थ भाव से जो उनके अंदर सेवा का भाव था समाज को लेकर के, गरीब वर्गों को लेकर के, तो इस वजह से हमें इकोनॉमी कभी भी हमारे मार्ग में बाधक नहीं रही। और हमारे कसियापुर के गुरुजी थे, वंदना को चीज़ें चलाते हैं, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब मैं तैयारी करने लगा तो एक डिप्टी एसपी मैम है, उनका नाम प्रियंका यादव मैम है, उन्होंने स्पेशली अपना टाइम निकाला और मेरी कॉपियों को चेक किया, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है इसमें। इससे अब बात यहाँ आती है, आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं, और जैसे कि एक मानसिकता टाइप बन गई कि जो शहर में बच्चे रहते हैं, शहरी परिस्थिति से जुड़े होते हैं, तो वो ग्रामीण के बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, गांव में सुविधाओं की ज़रूर कमी थी, लेकिन हमारे भैया पॉलिटेक्निक करते थे तो मुझे ले जाते थे, शहरों का एक एक्सपोजर देने की पूरी कोशिश करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई के दौरान ही मजदूरी करके मेरे फीस जमा करते थे, मुझे जेआरएफ भेजा था उन्होंने पढ़ने के लिए। और उसके बाद हमेशा वो एक मतलब दोस्त की तरह हमारे साथ खड़े रहे, और मुझे बहुत इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, लेकिन मेरे भाइयों ने बहुत यातनाएँ उसके लिए की हैं, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ इस सफलता के लिए। परीक्षाओं में बहुत सी युवा परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके मन में नकारात्मकता का भाव आ जाता है। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए यही है कि वो अपने ऊपर विश्वास रखें, और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी बिलीफ है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर आप अपने अंदर बिलीव करते, विश्वास करते हैं, तो पूरी मतलब कायनात आपके पीछे खड़ी हो जाती है आपको मदद करने के लिए। और आप अच्छे लोगों के साथ मतलब संगत रखिए, गुरुओं का आशीर्वाद रखिए, तो आप ज़रूर पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलेंगे और सफलता आपको चूमेंगे। अगर बात कीजिए आपकी जो विषय रहा है, आपका मैकेनिकल इंजीनियर आपका रहा है, तो फिर आप अब डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, तो इसको क्या कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या चीज़ें आएंगी, क्या कुछ बीच में ऐसा? सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने उस समय किया था जब मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ा इशू था। मेरा परिवार मध्यम वर्ग से आता था, तो मेरे भैया को लगता था कि कहीं एटलीस्ट मैं रोज़गार के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लूँ। लेकिन उस दौरान मेरे टीचर थे ART सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम सिविल सर्विस को भी देख सकते हैं। और अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो मैंने साइंटिफिक टेम्पर सीखा है और जो रेशनल वे में थिंकिंग सीखा है, उसको मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है मैं यूटिलाइज करूँगा अपने ज्ञान। जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि आजकल बच्चों का या युवाओं का रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा चल रहा है, माने ऐसे बच्चे जो वैज्ञानिक क्षेत्र में हैं या कॉमर्स क्षेत्र में हैं या अन्य क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी उनका रुझान अब देखा जा रहा है कि सिविल की तरफ हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या रिसेप्शन पर है? सर, इसमें जो एक है कि अभी सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोगों तक जो पहले अध्ययन सामग्री वो लिमिटेड शहरों में होती थी, अब हर एक युवा के पास वो पहुंच रही है।
और जो गांव का युवा है वो एम्बिशियस है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो मुझे लगता है एक दो फैक्टर हैं जो युवाओं को आकर्षित कर रहा है, उसमें हम समाज के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि जो सोशल मीडिया है, खास करके यूट्यूब, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए काफ़ी सहयोगी साबित हो रहा है, लेकिन यही यूट्यूब, यही सोशल मीडिया को लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के क्या संदेश होगा कि वास्तव में क्या इसका मिसयूज करना कहाँ तक सही है कि तो हम कहीं न कहीं अपने जो पेरेंटिंग करते हैं छोटे बच्चों से ही हम उनके अंदर वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करें कि हम सोशल मीडिया को एक मतलब ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए ही यूज करें। और उसको हम जैसे चाइना में एक मॉडल है कि वहाँ पे बच्चों के लिए सप्ताह में 3 घंटे बस यूज कर सकते हैं इंटरनेट या ये सब चीज़ें। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट रेगुलेशन ला करके और सोसाइटी के स्तर से, परिवार के स्तर से हम इसको चला सकते हैं। तो यहाँ आपने कहा कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसको हम एक रिस्ट्रिक्शन लाएं, एक नियम कानून के अंतर्गत उसको बाधित करें, जिससे कि जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं या उसका मिसयूज़ करते हैं उसको ना करें। और एक चीज़ यहाँ पे और आती है धीरेन्द्र जी की, जैसे कि आज देखा जा रहा है कि जो राजनीति है, और आप एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब सेवाएं दे रहे होंगे तो राजनीति कहीं न कहीं जाकर के आप ही अध्ययन किए होंगे कि वो जाकर के इंटरप्ट करता है, कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है। तो ऐसे लिए क्या करना चाहिए सिविल सेवकों को? मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में जो हम वैल्यू सीखते हैं न्यूट्रलिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का तो और रेशनलिटी का, तो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, क्योंकि राजनीति भी समाज सेवा के लिए ही लोग चुनते हैं और समाज सेवा के लिए राजनीति और सिविल सर्वेंट का जो मतलब सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी बनाते हैं हमारे पॉलिटिशियन और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम भारत को 2047 तक विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस दिशा में काफ़ी सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अग्रसर हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार तमाम योजनाएं भी संचालित कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ेंगे? कुछ ऐसी अगर योजनाएं आपके दिमाग में हो तो उसको बताइए। जैसे अभी मैं खुद उस योजना का मतलब लाभान्वित छात्र रहा हूँ। अभ्युदय योजना है, यूपी गवर्नमेंट की अभ्युदय योजना है, उसके तहत गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। तो अभ्युदय योजना हो गया, और महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना हो गया है, जिसके तहत नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान, नारी आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। और जो भी हमारे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, एजुकेशन के सेक्टर में स्कीम्स हैं, उनको और ग्रास रूट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। तो एक बड़ी बात जो आपका गाँव है, यहाँ पर माने शायद आप पहले शख्स या पहले युवा हैं इधर कुछ वर्षों से, शायद पहले को लोग हों, ये तो शायद आप जानते हो, लेकिन ये चीज़ है कि एक बड़ा मैसेज आप एक आइडल बने अपने पूरे क्षेत्र या जनपद के युवाओं के लिए। तो एक आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे, जनपद के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, गांव के बच्चे एक कुछ इंस्पायरेशन लेकर के आपसे कुछ बेहतर करने का प्रयास करें? इसमें मैं बच्चों के लिए एक ही बात करता हूँ। APJ कलाम ने कहा था आप सपने देखें, सपने बड़े देखें और अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाएं, और उसके लिए आप मेहनत से कभी पीछे ना हटें। और गार्जियनों को लेकर मैं अपने पिताजी की बात दोहराऊंगा। उन्होंने कहा था कि अगर गार्जियन को लगता है कि कहीं खेत खरीदना है और बच्चे को पढ़ाना है, तो आप बच्चे को पढ़ाने में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जो ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा वो आपको एम्पावर करेगा, आपको इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर एंगल से एम्पावर करेगा। तो ये है कि माँ बाप मतलब अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही हैं, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाएं जरूर एटलीस्ट। और जिस तरह समाज में कुछ ऐसी विकृतियां हैं जिसको अगर हम धर्मवाद कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, या बहुत ऐसे अंधविश्वास हैं जो आज समाज को कहीं न कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो इसको मान करके कट्टर हो जा रहे हैं, तो आखिर उनके लिए हमारा मैसेज क्या होना चाहिए कि वास्तव में क्या है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना सहायक है, कितना नुकसानदायक है? इसमें हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है सर, उसमें हम उनको ऑब्जेक्टिव कैसे रहना है, कैसे न्यूट्रल रहना है, कैसे सेकुलर रहना है, हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे अपहोल्ड करना है, तो हम स्कूलिंग बेहतर कर करके, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करके हम एक बेहतर नागरिक तैयार कर सकते हैं। इसमें मुझे नेल्सन मंडेला जी का एक कोट याद आता है कि अगर आपको मतलब किसी देश को महान बनाना है तो आप शिक्षा पे फोकस करें। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। अगर हम उसको सुधार करेंगे तो वास्तव में हमारा समाज, हमारा देश बेहतर होगा। इन्होंने नेल्सन मंडेला जी का भी कोट किया, उन्होंने उनकी बात को बताया कि वास्तव में हम अपने समाज को सही करने के लिए शिक्षा की बेहतरी जरूरी है। और एक चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया ऐड किया कि वास्तव में अगर हम सेकुलर की बात जो समाज में जा रही है, समानता की जो बात जा रही है, राष्ट्रवाद की जो बात जा रही है, वास्तव में ये हमको बच्चों को, जो हमारी जनरेशन है, उसको सिखाएं, बताएं कि वास्तव में इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है। तो धीरेन्द्र जी, एक और बात यहाँ आ रही है कि इतना होने के बावजूद भी कहीं कहीं कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जानकार तबका है, बुद्धिमान तबका है, वो भी कहीं कहीं मिसबिहेव करता दिखता है।
मुझे लगता है कि जो हमारे सोशल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो जो हमारे आप कह रहे शिक्षित वर्ग हैं, तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो बेहतर वेल एजुकेटेड है वो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी सोसाइटी में जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो एक अंतिम सवाल और आपसे कि उन युवाओं से फिर एक बार आप क्या संदेश देंगे जिससे को बेहतर कर पाए, देश समाज का नाम रोशन कर सकें? जी धीरेन्द्र जी। उनसे यही कह रहे हैं कि वो अपने सपनों को देखें, वो जिस भी फील्ड में उनको अपने सपनों को देखें, सुने, लोगों से मिलें और न्यूज़पेपर्स को पढ़ें। जो भी उन्हें सपने अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए उनको काम करना चाहिए। और इस क्षेत्र में मेरे अगर किसी युवा को मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो हम लोग आने वाले समय में उन सबसे कनेक्टेड भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ धीरेन्द्र जी थे जिन्होंने बहुत बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि वास्तव में अगर जो भी युवा हमसे चाह रहे हैं उनको जरूर उनको इंस्पायर करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, उनको कुछ न कुछ शिक्षा देंगे, जानकारी देंगे। और धीरेन्द्र जी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ ऐड करी कि वास्तव में हम अपने सपनों को देखना न भूलें, क्योंकि जब हम सपना देखेंगे तभी उसको हम हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे। धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।